आज का जो चैप्टर है उसका नाम है व्यक्ति और समाज। ये इस चैप्टर का नाम है। कल हमने पढ़ा कि हम आखिर क्या खोज रहे हैं। अब कह रहे हैं कि समाज के बारे में इस पूरे चैप्टर में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। इसके पहले हम अपने आप से एक प्रश्न पूछें कि जितनी बार भी विश्व युद्ध हुए हैं या समाज की जो आज हालत है उसके लिए क्या हम जिम्मेदार हैं? हम भी जिम्मेदार हैं, है छोटे है मोटे रूप में हो या दुनिया किसी में। रूप में हो, हम सब कहीं ना कहीं उसके जिम्मेदार हैं। प्रकृति में अगर कुछ होता है तो भी हम जिम्मेदार होते हैं। कुछ भी होता है इस यूनिवर्स में, पूरा मानव समाज उस चीज के लिए जिम्मेदार होता है, छोटे रूप में हो या बड़े रूप में हो, लेकिन होगा। इसी के बेस पर आगे कह रहे हैं कि हमारे सामने ये समस्या होती है कि ये समाज हमारे लिए है या हम इस समाज के लिए हैं। समाज हमारा उपयोग कर रहा है या हम इस समाज का उपयोग कर रहे हैं। अगर समाज हमारे लिए है तो समाज के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए वो होने चाहिए हमें मुक्त करने के लिए, हमें प्रेरित करने के लिए। लेकिन हमें हमेशा ऐसा लगता है कि हम समाज के लिए हैं। समाज के जो रूल्स होते हैं, समाज उन पर जीवन की बलि भी चढ़ा देता है। और हमने देखा है, रानी में आपका माइक म्यूट करें। हमने अधिकतर बार ये देखा है कि जिस समाज में हम रह रहे हैं, हमें ऐसा फील होता है कि हम उसके हाथों की एक कठपुतली मात्र हैं। अब इस समाज में परिवर्तन लाना हर कोई चाहता है। जिस भी समाज में हम रहते हैं, क्या कभी हमने ये फील किया है क्या कि हमारे जीवन की व्यक्तिगत समस्याओं में, हमारी पारिवारिक समस्याओं में समाज ने हमको सपोर्ट किया है? अधिकतर बार यही होता है कि हम यही कहते हैं उस समस्या से निकलने के बाद कि मुझे मेरे जीवन की सबसे कठिन समस्याओं में समाज ने कोई भी सपोर्ट नहीं किया, कोई भी मदद नहीं की, कोई भी हेल्प नहीं की। ये हर किसी का अपना व्यक्तिगत एक्सपीरियंस होता है। अब हम ये कैसे पता लगाएं, जिस समाज में हम रह रहे हैं वो हम पता कैसे लगाएं कि समाज हमें प्रयोग कर रहा है कि हम समाज को प्रयोग कर रहे हैं? हम समाज का लाभ ले रहे हैं या समाज हमारा लाभ ले रहा है? यदि व्यक्ति केवल एक साधन है तो समाज व्यक्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। समाज को ज्यादा महत्व दिया जाएगा व्यक्ति के कंपैरिजन में। अगर व्यक्ति का जीवन भी चला जाए तो भी समाज झुकेगा नहीं, ये होगा। तो फिर व्यक्ति को, अगर समाज महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को सारा कुछ छोड़कर समाज के कार्यों में लग जाना चाहिए। समाज की शिक्षा, है ना, व्यवस्था, इन सब चीजों में लग जाना चाहिए। लेकिन अगर व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो फिर समाज को उसके उत्थान के लिए कई कार्य करना चाहिए, उसे सपोर्ट करना चाहिए, उसे प्रेरणा देनी चाहिए। ठीक है। अब लेखक ये कहना चाहते हैं कि कोई भी विचारधारा जब होती है ना, चाहे वो किसी व्यक्ति से आए या पुस्तकों से आए, वो कभी भी आपको मुक्त नहीं कर सकती। वो खुद बुक लिख रहे हैं लेकिन फिर भी ये कह रहे हैं कि अगर आप किसी बुक का सहारा लेते हैं अपनी धारणाओं को निर्मित करने के लिए तो आप कभी भी द्वंद्व को समाप्त नहीं कर पाएंगे। लेखक का कहना है कि जो धारणाएं होती हैं ना, वो हमेशा दुश्मनी को जन्म देती हैं, भ्रांति को जन्म देती हैं, द्वंद्व को जन्म देती हैं। क्योंकि अगर आप किसी की पुस्तक पढ़ भी रहे हैं, किसी लेखक की पुस्तक पढ़ भी रहे हैं, तो उस पुस्तक में उसके विचार हैं, उन्होंने जीवन को कैसे देखा, है ना, उन्होंने, उनका क्या मत है, वो पढ़ रहे हैं हम, तो वो उनकी धारणाएं हैं। तो अगर हम किसी पुस्तक का भी सहारा लेते हैं अपने द्वंद्वों को जीने के लिए, अपने जीवन को इस तरीके से डिजाइन करने के लिए कह सकते हैं, तो भी आप द्वंद्व में ही फंसे रहेंगे। एक्चुअल में जो राइटर है ना, जे कृष्णमूर्ति, उनका मकसद ही है आपको मुक्त करना। किसी के ऊपर भी आप निर्भर ना रहें, चाहे वो गुरु हो, संप्रदाय हो, बुक्स हो, कुछ भी हो।
किसी और पर निर्भरता खत्म करना चाहते हैं। वो चाहते हैं आप अपने थॉट प्रोसेस के थ्रू अपने जीवन के मास्टर बनो। इसलिए वो ये बता रहे हैं कि बुक्स पर भी, किसी राइटर पर भी, किसी के विचारों पर भी आपको आश्रित नहीं रहना है, क्योंकि जो भी आप बुक्स पढ़ते हैं वो किसी के थॉट्स हैं, वो सत्य नहीं है, वो अल्टीमेट ट्रू नहीं है। वो क्या सोचते हैं उन्होंने वो लिखा है। इसलिए आपको ये चीजें छोड़ देनी चाहिए कि मेरा जो जीवन है उसके बारे में लोग क्या सोचते हैं। इस बात को समझिए। हमारे जीवन में जब हम द्वंद्व में होते हैं, हम 10 लोगों को कॉल करते हैं कि नहीं, मैं क्या करूं, मैं क्या डिसीजन लूं, इस रास्ते पर जाऊं या उस रास्ते पर जाऊं। तो हम लोगों पर इस हद तक निर्भर हैं कि हम बड़े बड़े डिसीजन भी लोगों के ऊपर छोड़कर रखते हैं। मतलब लोगों के डिसीजन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इवन हमने छोटा सा कोई नया कपड़ा भी पहना होता है, अगर वो कोई नोटिस ना करे तो भी हम बहुत अपसेट हो जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं। हमें लगता है हमने बेकारी पैसा खर्च किया, किसी ने तो नोटिस ही नहीं किया। तो दूसरों की राय, दूसरों की धारणाएं हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो फिर क्या करें, जीवन की सच्चाई का पता कैसे लगाएं, हमारे जीवन में वो जो समस्याएं हैं उनका समाधान तक कैसे पहुंचे। तो लेखक कहते हैं सच्चाई का पता लगाने के लिए, समाधान तक पहुंचने के लिए सबसे पहले तो आपको दूसरों के थॉट से मुक्त होना पड़ेगा। और आपके जीवन की जो भी समस्याएं हैं वो आप बिना किसी पूर्वाग्रह, पूर्वाग्रह मतलब होता है कि आपके जो बिलीफ सिस्टम है उससे हटकर देखिए। ठीक है। और जो जीवन में शिक्षा है, चाहे वो आध्यात्मिक शिक्षा हो या आपने जो भी डिग्री वगैरह कर रखी हो, सारी शिक्षा का काम, एक मूल उसका जो वर्क है वो ये है कि वो आपको जागृत कर सके, वो आपको अवेकन कर सके। इसलिए नहीं कि वो आपको सिर्फ डिग्री दे सके, आपकी चेतना का विकास कर सके। तो आप जो भी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उसी के थ्रू आप अपनी उस समस्या का निदान निकालिए और सच्चाई को देखिए, स्पष्ट रूप से देखिए, किसी का आसरा मत खोजिए। ठीक है, समझ में आई ये बात। आपके जीवन की जो भी परिस्थितियां हैं, जो भी समस्याएं हैं, जो भी आपको डिसीजन लेना है, वो आप अपनी एजुकेशन, अपने ज्ञान, अपने परिवार, अपने थॉट्स के अनुसार उसका समाधान निकालिए। किसी का आसरा मत लीजिए, किसी दूसरे के जीवन का अनुसरण मत करिए कि इसने इस परिस्थिति में ये डिसीजन लिया था तो मैं भी इस परिस्थिति में ये डिसीजन लूंगा या लूंगी। ठीक है। अब कहते हैं कि जिस तरीके की आपकी मानसिकता होती है ना, उसी तरीके का आप नेता चुनते हैं देश में। एक समय था जब देश में भ्रष्ट नेताओं की भरमार थी, मैक्सिमम जनता वही कर रही थी, मैक्सिमम जगह भ्रष्टाचार हो रहा था। आज मैक्सिमम जनता स्पिरिचुअलिटी की तरफ है, आध्यात्मिकता की तरफ है, हमारा नेता आध्यात्मिक है। ये बड़े लेवल पर भी सच है और छोटे लेवल पर भी सच है। आपके घर में उसी व्यक्ति की चलेगी, मैक्सिमम लोग जिस थॉट प्रोसेस के साथ जी रहे होंगे। ठीक है। यदि आपको किसी समस्या को समझना है, आपके जीवन की किसी भी पॉइंट को समझना है, किसी भी समस्या को समझना है, सबसे पहले उस समस्या को एज इट इज देखो कि वो समस्या क्या है, कैसी है, उस समस्या का नेचर क्या है और उसके सॉल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं। और अपने मन को खुला रखो। मान लो किसी समस्या में आपका फॉल्ट ज्यादा है, हम क्या करते हैं, उस समस्या का समाधान क्यों नहीं निकाल पाते, क्योंकि हम ये स्वीकार नहीं कर पाते कि उसमें मेरी भी गलती है। अगर आप उस समस्या को ऐसे देखें जैसे कोई थर्ड पर्सन देख रहा है, तो आपके सामने समस्या का समाधान सामने ही रहता है। लेकिन हम खुले मन से किसी भी समस्या को नहीं देखते, चाहे वो छोटी से छोटी भूख की समस्या हो या बड़ी से बड़ी कोई मनोवैज्ञानिक समस्या हो। हम उस समस्या को बहुत ही पर्दे लगाकर देखते हैं। ठीक है, बहुत सारे फिल्टर के थ्रू हम उस समस्या को देखते हैं। अब जो समाज है, जो देश है, उसमें हर कोई परिवर्तन लाना चाहता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो ये कहे कि मुझे परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। हर कोई चाहता है कि मेरे आसपास की चीजों में, मेरे देश में, जिस समाज का मैं हिस्सा हूं, उसमें कुछ चीजें परिवर्तन लाया जा सके। लेकिन उसके लाना चाहते तो फिर लाते क्यों नहीं है? लाते इसलिए नहीं है क्योंकि वो सोचते हैं कि ये मेरा काम नहीं है,
ये मेरा काम नहीं है। आपका काम उस बड़े लेवल पे हो सकता है ना हो, इतने बड़े लेवल पर छोटे लेवल पे तो हो सकता है ना कि आप कर सके उस काम को। अपने घर के लेवल पे तो हो सकता है ना उस काम को कर सके। कहा जाता है ना, जब राम सेतु बन रहा था तो गिलहरी ने भी पानी डाला था उसमें, चिड़िया ने भी चोंच में भर भर के पानी डाला था उसमें, उसको भी काउंट किया गया है। तो हमारा भी, अब कुछ लोगों के मन में भी ये आ रहा होगा कि ये जान के हम क्या करेंगे, हम क्या कर लेंगे इसमें, हमारा काम तो अलग है, हम तो इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारा सीधा सीधा लेना देना है इस चीज से, क्योंकि अगर देश के ऊपर, समाज के ऊपर कोई विपत्ति आती है, कोई संकट आता है, तो हम सब उसको भोगेंगे। कोरोना आया था, किस किसने नहीं भोगा, सबने भोगा, सबके ऊपर प्रभाव पड़ा, नहीं पड़ा क्या? तो हम ये कह सकते थे कि हमें क्या करना है, तो चाइना का है काम, वो जाने, उसका काम जाने, प्रधानमंत्री जी देखे, नहीं। जब कोई समस्या आती है तो हम सबको उसका हिस्सा बनना पड़ता है। इसलिए हमें ये समझना भी जरूरी है कि क्या हम इसमें कुछ योगदान दे सकते हैं, तो हम इसमें योगदान दे सकते हैं। अब कहते हैं, क्या बाहरी रूप से परिवर्तन लाया जा सकता है? आप ये नियम बदल दो, आप ये कानून बदल दो, आप नेता बदल दो, आप प्रधानमंत्री बदल दो, आप राष्ट्रपति बदल दो, ऐसे करने से क्या परिवर्तन आ जाएगा? नहीं आएगा, कभी नहीं आया और ना कभी आएगा। परिवर्तन कब आएगा? जब एक एक व्यक्ति की सोच में परिवर्तन आएगा, एक एक व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आएगा, जब जाके बाहरी रूप से जो परिवर्तन आ रहा है ना, उसका कोई महत्व है। ठीक है। अब हमारे चारों ओर जितना भी क्लेश फैला हुआ है, जितनी भी समस्याएं हमारे चारों ओर हैं, चाहे वो मन के रूप में हो, शरीर के रूप में हो, रिश्तों के रूप में हो, पैसे के रूप में हो, चाहे कोई भी जीवन की समस्याएं हो जिनको हम रोजमर्रा के जीवन में, जिनसे हम जूझते रहते हैं, और उसी समस्याओं से हमारा संसार बनता है। आई एम सॉरी। ठीक है। जिन समस्याओं से हम जूझ रहे होते हैं ना, उन्हीं समस्याओं से हमारा संसार बनता है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे चारों ओर जिस तरीके का माहौल होगा, ठीक है, उसी तरीके से हम संसार को देखते हैं। मान के चलते हैं, आज हमारे साथ सुबह सुबह कुछ ऐसा हो गया जिससे हमारा मन दुखी है, तो हमें क्या लगेगा? पूरा संसार दुखी है, संसार में कुछ भी नहीं अच्छा हो रहा। अगर हमारे साथ कुछ अच्छा हो गया, हम खुश हैं, तो हमें लगेगा पूरे संसार में सब तरफ खुशियां ही खुशियां हैं। अगर हमारे सर में पेन होता है तो हमें लगता है सबका सर दुख रहा है, होता है ना। अगर हम स्वस्थ हैं, हमें लगता है सब स्वस्थ हैं, कहीं कोई किसी की बॉडी में कोई पेन है ही नहीं। तो हम संसार को कैसे देखते हैं? जो हमारे मन की स्थिति है, उस तरीके से हम संसार को देखते हैं। तो हमें चेंज भी कहाँ करना पड़ेगा? हमें चेंज भी वहीं करना पड़ेगा, तभी तो अच्छा संसार बनेगा, अच्छा फील हर पर व्यक्ति अच्छा फील करेगा। तो अच्छा, जो जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, वहां पे वो इतने रिच क्यों हैं? क्योंकि वहां की पर व्यक्ति आय ज्यादा है, पर पर्सन ज्यादा कमा रहा है। जहाँ पर व्यक्ति आय कम होगी वो देश गरीब होगा, जहाँ पर व्यक्ति आय ज्यादा होगी वो देश अमीर होगा। तो कितना इंपॉर्टेंट है एक एक व्यक्ति किस तरीके का कमाई कर रहा है, किस तरीके का लाइफ स्टाइल जी रहा है, ये कितना महत्वपूर्ण है एक देश की उन्नति में और अवनति में। ठीक है। तो कहने का अर्थ है, जैसे आप हैं वैसे ही आपका संसार होगा, जैसी आपकी समस्याएं हैं वही लगेगा आपको, वही समस्याएं संसार में है। आप अपने संसार को वैसे ही जियोगे जैसे कि आपके आसपास की समस्याएं हैं, आसपास के माहौल है, आसपास के लोग हैं, बस वही उतना ही आपके लिए संसार है। ठीक है। तो हमें अपने से शुरुआत करनी है, अपने आप को चेंज करना है, तो सब कुछ धीरे 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 बदलता जाएगा। ठीक है। यही कह रहे हैं, अब कह रहे हैं कि हम लोग जो है ना, हमारा हर कोई चीज, चाहे वो हमारी जीविका हो, नौकरी हो, पैसा कमाने के साधन हो, कुछ भी हो, है ना, सब कुछ ईर्ष्या पर टिका हुआ है। क्या कह रहे हैं? ईर्ष्या पर टिका हुआ है, ना कि प्रेम पर। आगे इसके बारे में एक्सप्लेनेशन देंगे। फिर कहते हैं कि हमारी दिलचस्पी किन विषयों में है? हमारी दिलचस्पी किस में है? कि हमारे परिवार, हमारे पड़ोसियों के साथ रिश्ते, परिवार में हमारे लोगों के आपस में रिश्ते, मेरी घर में क्या इज्जत है, मेरी कितनी सुनी जाती है, ये हमारी दिलचस्पी के विषय हैं, है ना, इनमें हमें बहुत ज्यादा दिलचस्पी होती है। और हम जो काम कर रहे हैं, अगर उसको हम बहुत बारीकी से देखें,
अभी हम बोलेंगे आपका सारा जो भी आप जॉब करते हो, जो भी आप बिजनेस करते हो, जो भी आप काम करते हो, सब ईर्ष्या पे टिका हुआ है। अभी सब कैसे बोलेंगे, क्या नहीं, ये कैसे कैसे हो सकता है, ईर्ष्या का कोई लेना देना ही नहीं है मेरे काम में। उसके लिए उदाहरण दे रहे हैं कि जहां कोई व्यक्ति काम करता है, अगर वो क्लर्क है तो वो मैनेजर को देखता रहेगा कि मैं मैनेजर बन जाऊं। मैनेजर है, वो सोचेगा मैं कंपनी का मालिक बन जाऊं, है ना, उसको प्रमोशन चाहिए होगा। ठीक है। डॉक्टर होगा तो वो सोचेगा कि मैं कब हेड बन जाऊं, या कभी कभी ये भी सोच सकता है कोई कि ये हॉस्पिटल इतना बड़ा, मैं क्या बना सकता हूँ, बना सकती हूँ। कोई टीचर होगा, वो सोचेगा मैं प्रिंसिपल बन जाऊं, या क्या कभी मैं ऐसा स्कूल खोल सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं आगे बढ़ने की होड़ में ईर्ष्या का भाव है। अब हम कहेंगे कि नहीं, ये तो प्रेरणा हो सकती है। प्रेरणा हो सकती है, लेकिन अगर आपको वो पीड़ा दे रही है ना वो चीज, तो वो ईर्ष्या है। प्रेरणा कहाँ होती है? प्रेरणा और ईर्ष्या में क्या अंतर है? जैसे कोई व्यक्ति है और हम उससे वो व्यक्ति बहुत टैलेंटेड है, पावरफुल है, एजुकेटेड है, हम उससे इम्प्रेस है और हम वैसा बनना चाहते हैं, ये तो हो गई प्रेरणा। लेकिन अगर हमें कहीं से भी ये लग जाता है ना कि अरे यार ये तो इस लायक भी नहीं है, फिर ये यहाँ कैसे पहुंच गया, बस वही प्रेरणा ने ईर्ष्या का रूप धारण कर लिया। और अभी अभी के जमाने में कोई किसी से प्रेरित नहीं है, सब एक दूसरे से ईर्ष्या ही रखते हैं, ईर्ष्या ही रखते हैं। सबको लगता है इसमें टैलेंट नहीं है, इसमें वो गुण नहीं है, लेकिन ये यहाँ कैसे पहुंचा, मुझ में वो बात है, मुझे यहाँ तक पहुंचना चाहिए था। ठीक है। तो हर एक जगह ईर्ष्या का भाव है, हर बिजनेस, हर जॉब, हर काम ईर्ष्या पर टिका हुआ है, प्रेम पर नहीं। इसके लिए वो एक सेंटेंस लिख रहे हैं, जो वर्ल्ड वॉर होती है ना, वर्ल्ड वॉर और बड़ी बड़ी समस्याएं देश की और हमारे जीवन की, उसमें एक क्लर्क भी सीधा सीधा जिम्मेदार होता है। क्या कह रहे हैं? एक क्लर्क भी सीधा सीधा जिम्मेदार है, तो हम तो बहुत बड़े जिम्मेदार हैं फिर। अब बोलते हैं कि अगर इन सब का बेस प्रेम होता, अगर प्रेम होता ना, तो क्या होता? तो आज जो हालत है वो हालत होती ही नहीं, ना घर में ना बाहर। अगर हमारे संबंधों का घर में और हमारे बाहर के लोगों के साथ, हमारे वर्क प्लेस पे, घर में, सारी चीजों का जो बेस है वो प्रेम होता, तो क्या होता? ना दुर्भावना होती, ना मतभेद होते, ना क्लेश होता, सब कुछ सही होता। ना ईर्ष्या होती, ना क्रोध होता, ना आवेग होता, कुछ नहीं होता। लेकिन द्वंद है, इसका मतलब ही यही है कि बेस जो है वो कहीं ना कहीं निगेटिव है। हम इंसान सुधारने की कोशिश करने लग जाते हैं, खुद को या दूसरे को, लेकिन हमें इंटरनली अपनी भावनाओं को देखने की जरूरत है कि वो कहाँ से आ रही है, कहाँ से ये समस्या पैदा हो रही है। अब जो हमारा रोजमर्रा का जीवन होता है, उसमें भी हम इन चीजों को बहुत डीपली फील करते हैं, है ना। या हम में से कोई बहुत बड़े उस पे नेता या कुछ ऐसा कुछ हम बहुत उसमें नहीं है, मतलब हम सिस्टम का एक हिस्सा हम में से अभी कोई भी नहीं है, ठीक है। लेकिन हम जो छोटी छोटी चीजों को भी फेस कर रहे हैं ना, वही सब कुछ बड़े लेवल पे भी हो रहा है। इस चीज को कल हमने एक होमवर्क लिया था अपने लिए, कि हम एक कॉर्नर पकड़ेंगे और देखेंगे कि मुझे आखिरकार आध्यात्मिक रास्ते से क्या चाहिए। आज का होमवर्क भी यही है, आप इस चीज को ऑब्जर्व करना, क्या आपके छोटे से एक जीवन में जो जो कुछ चल रहा है वो संसार के लेवल पे भी चल रहा है क्या? उतनी ही उथल पुथल संसार में हो रही है क्या? तो आपको आंसर, आप आंसर खुद खोजो, क्या मिलता है आपको आंसर। ठीक है। अब कहते हैं कि जो विश्वास होता है ना, हम कहते हैं विश्वास बहुत अच्छी चीज है, राइटर कहते हैं जो विश्वास होता है ना, वही विश्वास आपको एक नहीं होने देता। कैसे? अब इस विरोधाभास को कैसे समझें? कोई कृष्ण भक्त है जो इस्कॉन को मानता है, कोई शिव भक्त है जो कि दूसरे किसी उसको मानता है, ठीक है। अब ये उनको गलत बोलेंगे, वो उनको गलत बोलेंगे, वो बोलेंगे कृष्ण ही भगवान है, ये बोलेंगे शिव ही भगवान है, ऐसा होगा। वो कहेंगे सीधा टीका लगाइए, वो कहेंगे तिरछा टीका लगाइए। कोई कहेंगे कि नहीं, गुरु ही सर्वोपरि है, कोई कहेंगे नहीं, ईश्वर सर्वोपरि है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? जो विश्वास है हमारा, वही तो हमको एक नहीं होने दे रहा। तो यहाँ विश्वास नेगेटिव हुआ या पॉजिटिव हुआ? अब हमारे घर में भी
मतभेद किस चीज का है कि हम जिस चीज पे विश्वास करते हैं दूसरा व्यक्ति उस पर विश्वास नहीं करता, उसका मत हर चीज को लेकर डिफरेंट होता है। इसलिए हमारा विश्वास भी ऐसा है जो हमको आपस में एक दूसरे से जुड़ने नहीं देता और द्वंद्व पैदा करता है, अव्यवस्थाएं पैदा करता है। ठीक है, तो कहते हैं कि यही विश्वास जो है ना हमारे जीवन में व्यवस्था और अव्यवस्था, शांति और द्वंद्व, सुख और दुख दुख और हमारे जीने का जो ढंग है उस पर सीधा प्रहार करता है, सीधा प्रहार करता है। और इसी पे सारी चीजें डिपेंडेंट है। अब कहते हैं कि अगर आपको सचमुच में खुद के जीवन में और बाहर के जीवन में परिवर्तन लाना है तो इसके लिए सबसे बड़ी चीज उन्होंने बताई है क्रिएटिविटी। सब कुछ टूट रहा है बाहर से, देश टूट रहा है, समाज टूट रहा है, घर टूट रहा है, इंसान खुद टूट रहा है, सब कुछ अंदर से जीर्ण शीर्ण हो रहा है। उसके लिए उन्होंने बताया है कि क्यों टूट रहा है, क्योंकि हम नकल कर रहे हैं। आप लोगों ने, जितने भी लोगों ने यहाँ पे रेकी सीखी है, हमने आपको जितना बताया उसके अलावा आपने कुछ एक्सप्लोर किया? जो तरीके हमने आपको बताए उस तरीके के अलावा आपने रेकी को अलग तरीके से यूज करने की कोशिश की? किसी ने भी? क्यों नहीं की? क्रिएटिविटी का पार्ट ही खत्म हो चुका है ना जीवन से, क्रिएटिव होने ही नहीं चाहते। जितना बता दिया किसी ने, पका पकाया चाहिए, बता दिया उतना ही करेंगे, अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, ज्यादा खोजने की कोशिश नहीं करेंगे। तो राइटर कहते हैं यही एक कारण सबसे बड़ा है कि हम लोगों को यहाँ पे कॉपी करने लग गए हैं, यहाँ पे हम लोगों का अनुकरण कर रहे हैं हर चीज में। बड़े लेवल पे भी संसार में जो नेता हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जो बड़े बड़े ऐसे लोग हैं जो कि पूरे वर्ल्ड को इन्फ्लुएंस करते हैं, वो सब लोग किसी ना किसी की कॉपी कर रहे हैं। कॉपी करना ही समाज को खत्म कर रहा है। तो हम किसी को कॉपी ना करें, अपने अंदर की जो क्रिएटिविटी है उसको आगे लेकर आए। हर चीज जो आप सीखते हैं, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, उसको अपने तरीके से करो, ना कि वैसे तरीके से। आप लोगों ने सुना होगा, जो भी कोई क्रिकेटर बनना चाहता है, जिस बच्चे को क्रिकेट में रुचि है, वो क्या कहेगा? मुझे किसके जैसा बनना है? मुझे सचिन तेंदुलकर जैसा बनना है। कोई एक्टर बनना चाहेगा तो मुझे अमिताभ बच्चन जैसा बनना है। जो इस उस फील्ड में टॉप पर है वो वैसा बनना चाहता है। वो ऐसा क्यों नहीं सोच सकता कि मैं इससे भी बेटर कुछ कर सकता हूँ, मैं खुद के जैसा बन सकता हूँ, मैं एक यूनिकनेस खुद में भी ला सकता हूँ। अरिजीत सिंह को किस किसने सुना है? वो एक सुना है। ऐसा यूनिक सिंगर है जो किसी जैसा नहीं गाते, वो अपने जैसा गाते हैं, वो अपने जैसे हैं। वो किसी के जैसा बनने का प्रयास ना कभी करते हैं, ना उन्होंने कभी पहले भी कहा कि मैं इसके जैसा बनना चाहता हूँ, मैं इसके जैसा इतना बड़ा सिंगर बनना चाहता हूँ। ठीक है, तो हमारी क्वालिटी यूनिकनेस क्यों नहीं हो सकती? हम किसी की तरह क्यों बनना चाहते हैं? तो क्या कहा उन्होंने कि समाज और व्यक्ति, तो आप समाज और व्यक्ति जो हैं, समाज वही है जो आपका हमारा आपस में संबंध संपर्क होता है, उसी को समाज कहते हैं, है ना। एक व्यक्ति जो होता है उसका परिवार बढ़ता है धीरे 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 धीरे, और 10-15 परिवार, तो हमने हमने जाना कि कोई शर्मा है तो वो एक शर्मा समाज हो गया, वहां पे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी फैमिलीज हैं, बढ़ते 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 वो एक शर्मा समाज हो गया। ठीक है, अब वो क्या है? अब वो बन तो गया, लेकिन वो क्या है? उन लोगों का आपस में संबंध संपर्क, आपस में रिश्ते, वो मिला के एक समाज बना। तो ऐसे तो समाज का निर्माण होता है, लेकिन थोड़े दिनों बाद समाज व्यक्ति के खिलाफ होने लग जाता है। पहले इंटरकास्ट मैरिजेस को कितना गलत माना जाता था, अब एक्सेप्ट किया जाता है। पहले गलत माना जाता था ना कि नहीं नहीं हो सकता है, तो उस पे लोगों की बलियां भी चढ़ गई, लेकिन समाज फ्लेक्सिबल नहीं हुआ। लेकिन होना क्या चाहिए था? नई नई चीजों को एक्सप्लोर करने को उन्हें खुले हाथ से स्वीकार करना चाहिए था कि ठीक है, ये भी हो सकता है, समाज के बाहर भी शादी करना अलाउ हो सकता है। पहले कुछ प्रथाएं थी, सती प्रथा थी, बहुत सारी प्रथाएं थी। अगर किसी का हस्बैंड एक्सपायर हो गया तो उसका सर मूंड दिया जाता था, इस तरीके की कई प्रथाएं थी। समाज ने व्यक्तियों की बलि चढ़ा दी, लेकिन उन प्रथाओं को कभी भी उन्होंने बंद नहीं होने दिया। बहुत मुश्किल से वो प्रथाएं बंद हुई। तो समाज व्यक्ति के लिए काम कर रहा था या व्यक्ति समाज के लिए खपा जा रहा था? आज
बहुत कुछ बदल चुका है, लेकिन अब जो बदल चुका है वो और ज्यादा खतरनाक हो रहा है। वो एक बार में सब खत्म करने की कगार पे जा रहा है। तो यहाँ पे क्या काम आएगी? राइटर ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी काम आएगी। हर व्यक्ति को अपना खुद का वर्जन निकालना पड़ेगा यहाँ पे। किसके लिए? कि मैं अपने घर परिवार के लिए, खुद के लिए और देश के लिए और समाज के लिए मैं अलग क्या कर सकता हूँ, ये हमें करना पड़ेगा। शुरुआत खुद से होगी। सबसे पहले तो मैं खुद के लिए अलग क्या कर सकता हूँ, खुद की समस्याओं का क्या समाधान निकाल सकता हूँ, है ना, खुद के जीवन को कैसे बेहतर बना सकता हूँ, फिर ये हो गया। फिर हमें आगे परिवार के लिए, फिर समाज के लिए, फिर देश के लिए। इस तरीके से हमें स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। तो ये था आज का सेकंड चैप्टर, व्यक्ति और समाज। आई होप आप लोग को समझ आया होगा।